This is Ankush Mahajan. Welcome to my YouTube channel Trading with Ankush. Now, the Tamil Nadu Mercantile Bank Limited IPO is going to launch on 5th of September. So, what should we do to invest or not? Let's take a tour of the detailed analysis of this company. Now we jump into the detailed analysis of this IPO. ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुई थी 1921 में. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया. ये बैंक जो नॉर्मल बैंक सब जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ लोन्स, जैसे कि होम लोन, कार लोन, और ये स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो बिजनेस के लिए भी लोन देती है. इनके पोर्टफोलियो में हर एक तरह के सेक्टर्स का बिजनेस इंक्लूड है. ये बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस को लोन देती है. अब जो कि ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते हैं. तो ओपनिंग डेट 5th ऑफ सितंबर होगा. क्लोजिंग डेट होगा 7th ऑफ सितंबर. जिनको इनके शेयर्स मिलने वाले हैं उनका अलॉटमेंट होगा 12 ऑफ सितंबर को, और जिनको इनका शेयर्स नहीं मिला उनका फंड रिफंड होगा 13 ऑफ सितंबर को. जिनको शेयर्स मिले हैं वो शेयर्स उनके डिमिट में आ जाएंगे 14 सितंबर को, और ये सब होने के बाद लास्ट 15 सितंबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग होगा. अब इस आईपीओ के इम्पोर्टेंस फिगर्स देखते हैं, जैसे कि 1,58,40,000 नंबर्स ऑफ शेयर से देने वाले हैं, और टोटल मिला के 831 करोड़ होते हैं. शेयर्स की प्राइस बैंड जो है तो 500 to 525 रुपीज़ है, एंड 28 शेयर्स एक लॉट में होंगे. अभी आईपीओ बीएसई एंड एनएससी प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होने वाला है. अब जो कि कंपनी ने, ये बैंक ने आईपीओ लॉन्च किया है, तो उनका कुछ तो ऑब्जेक्टिव इसके पीछे है. ऑब्जेक्टिव क्या है जो बैंक ने पहले डिक्लेयर किया है? वो ऑब्जेक्टिव है कि बैंक को फर्दर एक्सपेंशन करना है, जैसे कि बैंक के एसेट्स में, बैंक के लोन्स में, जो उन्होंने लोन दिया है उसको, जो सेक्टर्स में लोन दिया है उसमें उनको पोर्टफोलियो बढ़ाना है, और टायर वन कैपिटल भी उनको इंक्रीज करना है. तो कुल मिला के उनको एक एक्सपेंशन करना है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है. ओके, अब हम इस कंपनी के, इस बैंक के एसेट्स लायबिलिटी देखते हैं, जो कि उन्होंने आईपीओ के रिपोर्ट में डिक्लेयर किया है. बैंक ने 3 साल का रिपोर्ट डिक्लेयर किया है. 31st मार्च ऑफ 19, एंड ऑफ 31st मार्च ऑफ 19, 31st मार्च ऑफ 20 एंड 31st मार्च ऑफ 21 का. अभी इसमें इस रिपोर्ट में एसेट देखा जाए तो ये वैल्यू मिलियन में दिया है, हम उसको करोड़ में पढ़ते हैं. फर्स्ट 2019 का जो एसेट था, टोटल एसेट उनका, जो सब बैंक्स, सब एटीएम्स, उनका जो भी सब उनका एसेट्स है, फिक्स एसेट, अदर एसेट मिला के जो होते हैं 40,532 CR, वो बढ़ के अगले साल में हो गए 42,758 CR, एंड 21 में उनका 47,527 CR. उसमें थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, और उसका सेम रेशो में तकरीबन उसके उनके जो लायबिलिटी है वो भी थोड़ा इंक्रीज होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे. अब हम उनके प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस का भी एक शीट देखते हैं, जो कि उन्होंने 3 साल का ही डिक्लेयर किया है. अभी इनकम एक्सपेंस सब हो के उनका जो नेट प्रॉफिट बचता है, कंपनी का, वो है 294 CR इन 31st मार्च ऑफ 19 में,
464 CR in 31st March of 20 में एंड लास्ट 31st March of 21 में 654 CR। जो टोटल मिला के उनका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो इतना है, वो भी थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब पहले साल से लेके अभी तक वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग मोड में है। अब इनका प्रेजेंस इंडिया में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है वो भी उन्होंने थोड़ा बहुत डिक्लेयर किया है। इनका मेनली प्रेजेंस तमिलनाडु में है, जो भी उनका जो नाम है बैंक का वो भी तमिलनाडु है, तो उनका मेन प्रेजेंस तमिलनाडु में है। वहाँ पे उनका 369 ब्रांचेस और ATM 941 ATM से और 238 CRM मशीन है, और ई लॉबी जो है वो 40 नंबर से। और जैसे जैसे हम नॉर्थ साइड जाते हैं इंडिया के, वैसे वैसे उनका जो नंबर्स ऑफ ब्रांचेस एंड ATM है वो कम कम दिखाई देते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 26, महाराष्ट्र में 23, गुजरात में 21, और जैसे हम केरला 21, कर्नाटक 20, और जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जाते हैं वहाँ खाली एक एक ही ब्रांच है, शायद वो मेन सिटी में ही होगी। ATM भी एक एक ही है, यानी कि जो ब्रांच के बगल जो ATM होता है वही होगा शायद। ऐसे मतलब नॉर्थ साइड उनका प्रेजेंस बहुत ही कम है। अब इनका जो एसेट्स, लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट है, जो फिगर्स उन्होंने डिक्लेयर किया है उस फिगर को लेके जो अभी बैंक्स ऑलरेडी लिस्टेड है उनका उनको एक कंपेयर करते हैं जस्ट, कि उनका फिगर्स क्या बोलता है और इनके फिगर्स क्या है। अब जो तकरीबन पास में जो बैंक है उनके एज पर एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट, वो सिटी यूनियन बैंक एंड DCB बैंक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं तमिलनाडु का जो एसेट्स है 47,000 करोड़ है, जो अभी 31st March 21 का उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो फिगर यहाँ पे लिया है। और सिटी यूनियन का 53,000 और DCB का 39,000। तो ये तीनों वैल्यू तकरीबन एक ही रेंज में है, और उनके हिसाब से उनका जो प्रॉफिट उन्होंने दिखा है वो DCB का है 452 CR, सिटी यूनियन का 592 है, और तमिलनाडु का 603। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तमिलनाडु का है, सबसे ज़्यादा एसेट सिटी यूनियन का है। और NPA देखा जाए तो तमिलनाडु एंड DCB दोनों का NPA तकरीबन सेम है, 1083 एंड 1084। और NPA में सबसे ज़्यादा सिटी यूनियन का है 1800। मगर इन सबको कुल मिला के जो करंट मार्केट प्राइस है सिटी यूनियन का 180, DCB का 92, एंड तमिलनाडु ने जो डिक्लेयर किया है 500 to 525 रुपीज़। अब ये सब फिगर देखते हुए ऐसा लगता है कि तमिलनाडु का वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। जो 500 रुपीज़ का वैल्यूएशन उन्होंने दिया है, बैंक ने डिक्लेयर किया है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो सिटी यूनियन एंड DCB है 100 to 200 के रेंज में फिलहाल चल रहे हैं मार्केट में। अब इस बैंक के IPO रिपोर्ट में तीन फैक्टर्स लेके कुछ बैंक्स को कंपेयर किया है। जैसे कि तीन फैक्टर जो है वो क्रेडिट कॉस्ट टू एसेट, इसको हम डेट टू एसेट बोलते हैं, इसको 2 साल का कंपेयर किया है। जैसे कि फाइनेंशियल 1921 एंड 1921 उनका एवरेज निकाल के, और 21 का होल 21 का रिटर्न्स ऑन एसेट को भी सेम 1921 का एवरेज निकाल के, और 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी सेम। एक्चुअली वो 3 साल का है, मगर वो
उनको 2 साल का यहाँ पे एवरेज किया है और बाकी 1 साल का यहाँ पे दिया है। अभी हम फर्स्ट फैक्टर जो लेंगे डेब्ट टू एसेट रेशो, जो कि क्रेडिट कॉस्ट टू टोटल एसेट बोलते हैं, वो आइडियली 1% से कम चाहिए। जो कि अभी CSB बैंक का जो 0.7 है वो आइडियली है। 1% से कम 0.9 ये भी आइडियली अच्छा है, 0.9 ये भी अच्छा है। अभी यहाँ पे जो एवरेज है फाइनेंशियल ईयर 19 to 21 का, वो 1.6 था, वो कम होके 21 में 1.3 हो गया है। मतलब 0.3% इन्होंने वो रेशो कम किया है, जो कि वो एक अच्छा है। वो 0.3 उन्होंने कम किया है। यहाँ पे भी अभी सिटी यूनियन का थोड़ा बढ़ गया है। अभी CSB बैंक का वो 0.7 था, वो पहले 1% था, उन्होंने भी कम किया है। यानी कि 1% से कम चाहिए, तो इनका 1.3% है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो रिटर्न ऑन एसेट, ये 1% से ज़्यादा जितना हो उतना अच्छा होता है। अभी ये इनका जो पहला 1% था वो बढ़ के 1.3% हुआ है। अब बाकी बैंक का देखा जाए तो वो भी किनका कम हुआ है, किनका बढ़ा है। इनका 0% था वो 1% हुआ है, 0.9 कांस्टेंट है, 0.9 ये घट गया है, 0.4 था 0.5 हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा फिगर तो इसकी ही है, जो 1% से 1.3% गया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो देखा जाए वो भी सेम चीज़ है, वो जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। तो इनका पहले 10% था, वो 14% हुआ है। सिटी यूनियन बैंक का 11 था, वो थोड़ा घट के 10.6 हो गया। इनका CSB का -1.9 था, वो प्लस जाके 10.5% हुआ है। अभी किनका घट गया है, किनका बढ़ गया है, मगर इनका उन्होंने जो बढ़ता हुआ दिखाई देता है 10.7% to 14.1%. Okay, now what should we do? Invest in this IPO or not? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनका IPO में कैसे कैसे गेन लेना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 2 टाइप के गेन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गेम और लिस्टिंग गेम। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर किया जाए एसेट्स, लाइबिलिटी एंड उसके प्रॉफिट रेशो के। उनका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। बाकी बैंक 100-200 में ट्रेड कर रही है, 500 में ट्रेड करने वाला है। तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए तो बैंक है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और लिस्टिंग गेन के लिए देखा जाए तो लिस्टिंग गेन में जो ये जो IPO सब्सक्राइब होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस दिन जब लिस्टिंग होगा 15 सितंबर को, उस दिन मार्केट का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये था सब डिटेल एनालिसिस मेरी तरफ से इस IPO का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इन बिलो, एंड आपका डिसीजन इसके ऊपर क्या होगा वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।